हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग जिम कॉर्बेट के बुक द ओमनी बस से द चौगर टाइगर्स की कहानी सुन रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पिछला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लास्ट में हमने सुना था कि जिम कॉर्बेट उस गांव तक पहुंच जाते हैं जहां पर टाइगर ने उन 3 औरतों पर हमला करने की कोशिश की थी जो खेतों में काम कर रही थी। लेकिन अचानक टाइगर को देखकर वहां के आदमियों ने शोर मचाया था। इसलिए टाइगर वहां से वैली की ओर भाग गया था और उस टाइगर के साथ और एक टाइगर भी जुड़ जाता है और दोनों को रात को शिकार नहीं मिलने की वजह से वो दोनों टाइगर रात भर ग्रॉल करते रहते हैं। तो अब जिम कॉर्बेट को ये पता चला था कि यहाँ पर एक नहीं 2 टाइगर है जो इंसानों पर हमला करते हैं। जिम कॉर्बेट उन टाइगरों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जंगल की ओर, पर उनको काफी ढूंढने के बाद भी उन टाइगर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो चलिए अब हम इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। अब जिम कॉर्बेट ने बड़ी सावधानी से दूसरी रात जंगल में बिताने के लिए एक अच्छा पेड़ ढूंढ लिया और उसका लाभ और उसका फायदा ये हुआ कि उनको रात भर काफी अच्छी नींद आ गई थी। अभी अंधेरा ही था कि उनको उन टाइगर्स की गर्जना सुनाई दी। उसके कुछ मिनट बाद 2 नाली यानी मजल लोडेड गन से निकली हुई 2 गोलियों की आवाजें वादी में यानी वैली में गूंजने लगी। उसके बाद पशु चराने वाले लोगों का काफी शोर सुनाई दिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। दूसरे दिन उन्होंने दोपहर तक वैली का हर एक हिस्सा छान लिया, पर उनको उन टाइगरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो डलकानिया में अपने साथियों के पास जाने के लिए घास से भरी ढलान पर नीचे उतर रहे थे। तभी उनको एक लंबी कू की आवाज कैटल शेड की ओर से यानी पशुशाला की ओर से सुनाई देती है। ये आवाज उनको दोबारा सुनाई दी, तब उन्होंने भी उसी तरह से उसका जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर एक आदमी बाहर निकलता है। तब उन्होंने देखा कि वो आदमी एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था। उस आदमी ने चीख कर उनको ये पूछा कि क्या आप नैनीताल से आए हो उन टाइगरों को शूट करने के लिए। तब जिम कॉर्बेट ने हाँ कहा। तब उस आदमी ने उनको ये बताया कि वैली के उस पार दोपहर के समय जानवरों में भगदड़ मच गई थी। जब उसने पालतू जानवरों की गिनती की तो उसको पता चला कि उसमें से एक सफेद गाय लापता थी। अब उनको डाउट हुआ कि जिन टाइगरों की गर्जना उन्होंने पिछली रात को सुनी थी, वो ही गाय को मारकर ले गए होंगे। जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को थैंक यू बोला और फिर उसकी बताई हुई वेस्ट की डायरेक्शन में नैरो पहाड़ी की ओर वो चल पड़ते हैं। रवीन के किनारे किनारे थोड़ी दूर पहुंचकर वहां पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर जानवरों में भगदड़ मची थी। पगडंडी पर चलते चलते बड़ी सावधानी से वो वहां तक पहुंचते हैं जहां पर गाय को मारा गया था। गाय को फिर वो दोनों टाइगर पहाड़ पर से नीचे नैरो पहाड़ी पर ले गए थे। वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वैली में कुछ दूर तक वो नीचे उतरकर बहुत सावधानी से एक बड़ा चक्कर काटकर उस नैरो पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां पर वो मरी हुई गाय को रखा गया था। वो जगह शिकार को छुपाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। जिम कॉर्बेट अपना एक एक कदम काफी सावधानी से उठा रहे थे और एक शेडो की तरह उन झाड़ियों से अपना रास्ता बनाकर निकल रहे थे। वो ब्रेकन की झाड़ियां उनके कमर तक आ रही थी। जब वो 30 गज आगे गए तो उनको वहां पर आगे कुछ हरकत दिखाई दी। अचानक एक सफेद रंग की टांग हवा में उछली। दूसरे ही पल उनको टाइगर की काफी बड़ी गर्जना सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों टाइगर उस जानवर का बड़ा मांस का हिस्सा खाने के लिए आपस में ही झगड़ रहे थे। कई मिनट तक तो वो वहां पर चुपचाप खड़े रहते हैं। टाइगरों की गर्जना वापस उनको दोबारा सुनाई नहीं दी। 30 गज अब आगे जाना पॉसिबल नहीं था और सेफ भी नहीं था। अब उनको ऐसा लग रहा था कि वो जहां पर खड़े हैं वहां से अगर वो एक टाइगर को गोली भी मार दे तो दूसरा टाइगर उन पर तुरंत कूद पड़ेगा और वो जहां पर खड़े थे
वहां वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। उनकी लेफ्ट की ओर से 20 गज आगे एक चट्टान बाहर की ओर निकली हुई थी। वो कुछ 15 फीट ऊंची थी। अगर जिम कॉर्बेट किसी भी तरह अपने आप को छुपाकर वहां तक उस चट्टान तक पहुंच जाए तो शायद उनको गोली चलाने का एक काफी अच्छा मौका मिल सकता था। इसलिए जिम कॉर्बेट अपने घुटनों पर और अपने हाथों के बल झुककर रेंगते हुए राइफल को धीरे धीरे आगे धकेलते हुए फन पर धीरे धीरे खिसकते हुए बिना आवाज किए उस चट्टान पर चले जाते हैं। एक पल के लिए वो राहत की सांस लेते हैं क्योंकि बिना आवाज किए वो वहां तक पहुंच गए थे। अब राइफल में गोलियां पूरी तरह से भरी हुई थी। ये जिम कॉर्बेट श्योर कर लेते हैं और फिर उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं। जब उनकी आंखें उस लेवल तक पहुंच जाती है, मतलब उस चट्टान के लेवल तक पहुंच जाती है, तब वो देखते हैं तो वहां से उनको वो दोनों टाइगर दिखाई देते हैं। वहां से उन्होंने देखा तो एक टाइगर गाय का पिछला हिस्सा खा रहा था और दूसरा टाइगर वहां पर लेटकर अपने पंजों को चाट रहा था। दोनों के शरीर एक जैसे भारी थे, पर उसमें से जो एक टाइगर था उसका रंग थोड़ा उम्र के कारण यानी एज के कारण फीका पड़ा हुआ उनको दिखाई दिया। उन्होंने कंक्लूजन लगाया कि वो शायद एक बूढ़ा आदमखोर है। फिर उन्होंने बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से उस पर निशाना साधा और फिर गोली चला दी। वो टाइगर उठा पर पीछे की ओर वापस गिर गया और जो दूसरा टाइगर था वो गोली की आवाज सुनकर नैरो वैली की ओर भाग जाता है। फिर जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर को यानी जिस पर गोली चलाई थी उस पर पत्थर मारकर देखा, पर वो टाइगर हिला नहीं। फिर जिम कॉर्बेट बड़ी सावधानी से वहां पर पहुंचते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं और देखने के बाद उनको काफी निराशा होती है और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर को जिसको बूढ़ा समझा था वो दरअसल बूढ़ा टाइगर नहीं था। वो एक्चुअल में एक टाइगर इसका बच्चा था जिसको जिम कॉर्बेट ने मार डाला था और यही गलती आगे जाकर बहुत भारी पड़ी। इसका मतलब ये था कि जिसको गोली मारी थी वो टाइगर का बच्चा था और जो वैली की ओर यानी झाड़ियों में अंदर भाग गई थी वो टाइगरिस उसकी माँ थी। और अब इस गलती का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि उस टाइगरिस ने अगले 12 महीने में 15 लोगों का शिकार कर लिया। लेकिन जिम कॉर्बेट भी उस समय बाल बाल बच गए थे क्योंकि वो टाइगरेस कहीं आसपास ही छुपी हुई थी। लेकिन उसने जिम कॉर्बेट पर अगर हमला कर देती तो जिम कॉर्बेट को भी अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता। उनकी निराशा कुछ हद तक तब कम हुई जब उन्होंने ये सोचा कि वो टाइगर का बच्चा अपनी माँ के साथ शिकार पर जाता था और उसको भी शिकार करने में मदद करता था और वो भी जो उसकी माँ शिकार लाके देती थी वो खाता था। इसका मतलब ये था कि आज उसने इंसानों का मांस खाया था, इसलिए वो बच्चा भी इंसानों का मांस खाकर ही पला बड़ा था। तो वो आगे जाकर भी आदमखोर बना ही रहेगा। तो अब जब जिम कॉर्बेट ने कंक्लूजन लगाया तो अब उनको सही लग रहा था। भले उसकी माँ ना सही, पर उन्होंने उस बच्चे को तो मारा, यानी एक टाइगर को तो उन्होंने मारा जो अपने माँ के साथ इंसानों का शिकार करके उसका मांस खाता था। खुली जगह पर बैठकर प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ और हेल्पर के साथ टाइगर की स्किन उतारना काफी आसान काम है, पर वहां पर जहां पर जिम कॉर्बेट थे ये काम आसान किसी भी तरह से नहीं था क्योंकि वहां पर वो अकेले थे और स्किन उतारने के लिए उनके पास केवल एक पेन नाइफ ही था। यहाँ पर अब उनको आदमखोर का डर नहीं था क्योंकि जब टाइगर का पेट भरा होता है तब वो बिना वजह किसी भी जानवर या किसी भी इंसान को नहीं मारता है। पर उनके दिमाग में कहीं तो एक बेचैनी सी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि टाइगरिस वापस लौट आई है और उनकी हर एक हरकत को बहुत ध्यान से देख रही है। अब सनसेट होने को था जब उन्होंने स्किन उतारने का काम खत्म कर दिया था। अब उनको जंगल में और एक रात बितानी थी और जहां पर वो थे उन्होंने वहीं पर ही रहने का डिसीजन किया क्योंकि अंधेरे में
आदमखोर के एरिया में जाना रात को सेफ नहीं था। टाइगर इसके पंजों को देखकर उन्होंने एक कंक्लूजन ये लगाया कि वो काफी बूढ़ी हो गई है और उसने अपना सारा जीवन यहाँ पर ही यानी कस्बे में ही बिताया था। वहां पर जितने भी शस्त्र थे उन सब का यूज करने वाले उतने लोग ही थे। टाइगरेस इंसानों के तौर तरीकों को काफी अच्छी तरह से जानती है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो टाइगर इस रात को कुछ समय अपना बिताने के लिए वापस लौटकर वहां पर आए और फिर सुबह होते ही वो वापस निकल जाए। उस जगह पर काफी कम पेड़ थे और उनको एक कंफर्टेबल पेड़ चाहिए था जिस पर वो सो सके। जिस पेड़ को उन्होंने चुना था और जिस पेड़ पर वो रात भर सोए थे, वो सुबह तक उनको काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहां पर वो सुबह तक काफी अनकंफर्टेबल कंडीशन में रहे। टाइगर इस रात भर ग्रॉल करती रही, फिर धीरे धीरे उसकी आवाजें आनी बंद हो गई। अब उनका शरीर अकड़ गया था, उनको पूरे बदन में क्रैम्प आ रहे थे। पिछले 60 घंटे से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। रात में वहां पर 1 घंटा बारिश होने के कारण उनके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और जो उनकी बॉडी से चिपक गए थे। फिर जब दिन निकल आया तो वो पेड़ से नीचे उतर आए। टाइगर की स्किन को अपने कोट में रखा और फिर डलकाने की ओर चल दिए। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब टाइगर की स्किन फ्रेश होती है यानी ग्रीन होती है, तब उन्होंने कभी भी उसका वजन नहीं किया था। उसका सर, पंजे और स्किन स्टार्टिंग में तो 40 पाउंड की थी, ऐसा उनको लग रहा था। फिर 15 मील चलने के बाद जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तब वही स्किन का वजन उनको 200 पाउंड हो गया होगा, ऐसा लगने लगा था। कोर्ट यार्ड में जब वो आते हैं, तब उनके आदमी वहां पर गांव के कुछ 100 से ज्यादा लोगों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। दो घरों के बीच की एक गली जैसी थी जो 1 गज चौड़ी थी, जिससे जिम कॉर्बेट आंगन तक पहुंचते हैं। वहां पर आते हुए उनको किसी ने भी नहीं देखा, पर जब उनके मैले खून से सने हुए कपड़ों को और उनको लड़खड़ाते हुए आते हुए जब उन लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया। ये स्वागत जिम कॉर्बेट को जिंदगी भर याद रह गया। या फिर जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब तक मेरी मेमोरी में रहेगा, वो तब तक भुला नहीं पाएंगे। ऐसा स्वागत उनका वहां पर किया गया। उनका 40 पाउंड का टेंट गांव से कुछ 100 गज आगे खेत में सूखी पहाड़ी पर लगाया गया था। जिम कॉर्बेट वहां पहुंचते ही उनके लिए एक लकड़ी के तख्तों पर और गांव से मंगाई अटी चीर से बनाई हुई एक टेबल पर चाय सजा दी जाती है। बाद में गांव वालों ने उनको ये बताया कि उनके आदमी यानी जिम कॉर्बेट के आदमी, जिन्होंने उनके साथ काफी सारे शिकार अभियानों में उनका साथ दिया था, वो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आदमखोर ने उनको मार डाला होगा, क्योंकि पिछले 60 घंटे से जिम कॉर्बेट की कोई भी खबर नहीं थी। वो लोग रात दिन उनकी वेट कर रहे थे और वो लोग रात दिन उनकी राह देख रहे थे और चाय के लिए केटली में पानी उबाल कर रखे हुए थे। उनके आदमियों ने गांव के लोगों का डर कर सामना किया था। जब वो लोग डलकानिया और आसपास के गांव के मुखियाओं को उनकी मिसिंग की खबर भेजना चाहते थे, ताकि ये खबर अल्मोड़ा और नैनीताल में भेजी जा सके। यानी जिम कॉर्बेट काफी समय से गायब थे, पर उनके आदमियों को ये यकीन था कि जिम कॉर्बेट वापस लौटकर जरूर आएंगे। फिर जिम कॉर्बेट को सारे गांव वालों के सामने खुले में ही नहाना पड़ा, क्योंकि वो इतने गंदे हो चुके थे और वो इतने थके हुए थे कि उनको उस समय किसी की भी परवाह नहीं थी कि उनको कौन कौन देख रहा है। फिर रात को पेट भरकर उन्होंने खाना खाया और फिर जब वो सोने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक बिजली कड़कने लगी और फिर गड़गड़ाहट के साथ आंधी और तूफान आने लगा। उनका टेंट मैदान में लगा हुआ था, जो खूंटियों से उखड़ने लगा था। फिर जल्दी से उन लोगों ने बड़े बड़े खूंटे लगा लिए और उस टेंट को स्टेडी करने के लिए, और फिर उन लोगों ने बड़ी बड़ी रस्सी को आड़ा तिरछा करके चारों ओर से टेंट को लपेट दी।
हवा और बारिश का वो तूफान लगभग 1 घंटे तक चला। टेंट के लिए ये सबसे खराब तूफान था। कैनवास से बंधे हुए रस्से भी वहां पर टूट गए थे, पर उन्होंने जो आड़े तिरछे रस्सी बांधी हुई थी, जिस वजह से उनका टेंट बचा हुआ था। उनकी बहुत सारी चीजें भीग गई थी और कई इंच गहरी एक छोटी सी नदी उनके टेंट में बहने लगी थी। उनका बिस्तर थोड़ा थोड़ा सूखा था, बाकी सब कुछ भीग गया था। 10 बजे तक उनके सारे आदमी गांव वालों के घर में जाकर दरवाजा बंद करके सो गए थे और वो उनकी भारी बंदूक के साथ वहां पर सो गए। उसके बाद वो कुछ 12 घंटे तक बहुत अच्छे से सोए। दूसरे दिन जिम कॉर्बेट ने टाइगर की स्किन साफ करने में और अपना सामान सुखाने में गुजार दी। गांव वालों ने भी उस दिन अपने खेती के काम से छुट्टी ले ली और वो सब जिम कॉर्बेट का एक्सपीरियंस सुनने यानी शिकार का अनुभव सुनने के लिए उनके पास जमा हो जाते हैं। वहां पर आया हुआ हर एक इंसान जिसने अपना कोई ना कोई रिलेटिव खोया हुआ था, उनके पास भी काफी सारे किस्से थे उनको सुनाने के लिए। वहां पर बैठे काफी लोगों के शरीर पर उस टाइगर के दांतों के और पंजों के निशान थे, जो उनके साथ मरने तक रहने वाले थे। उन्होंने एक टाइगर को मारने की अपॉर्चुनिटी खो दी थी, जिसका दुख उनको था, पर इस बात का उनको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि सच में तो मूल रूप से केवल एक ही आदमखोर था, लेकिन हाल के महीनों में जब लोग इंसानों को जिन इंसानों के रिमेन्स लेने के लिए जो ग्रुप जाता था, उन लोगों ने वहां पर 2 टाइगरों को देखा था और केवल 15 दिन पहले ही एक आदमी और उसकी पत्नी को एक साथ मार दिया गया था, जो उन लोगों के लिए इस बात का सफिशिएंट प्रूफ था कि वहां पर 2 टाइगर थे और दोनों ही आदमखोर थे। उनका टेंट जिस पहाड़ी की ढलान पर लगाया गया था, वहां से नंदोर नदी की वैली का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। उनके ठीक नीचे नंदोर नदी की वैली थी। वहां पर कुछ भी उगा हुआ नहीं था। दूर एक 9,000 फुट का ऊंचाई वाला बड़ा पर्वत था। उस शाम को वो वहां पर स्टेप वाला खेत भी देख रहे थे। उनके हाथों में एक दूरबीन थी और पास ही में एक सरकारी मैप भी था। गांव वाले ने उनको वो डायरेक्शन दिखाया और बताया कि वहां पर पिछले 3 सालों में 20 लोगों को मार दिया गया था। ये हत्याएं 40 स्क्वायर माइल के एरिया में लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यानी बटी हुई थी। उस एरिया में भैंसें घास चरने जाती थी। जंगल तक जानवरों के आने जाने का एक रास्ता था, जिसके पास वो अपने 4 भैंसों को बांध देते हैं। अगले 10 दिन तक टाइगर इसकी कोई भी खबर उनको नहीं मिली। वो अपना दिन सुबह भैंसों के पास जाकर शुरू करते थे। जिम कॉर्बेट उन भैंसों को खोल देते थे और फिर सारा दिन वो जंगल में बिताते थे। शाम को वापस वो भैंसों को फिर से बांध देते थे। 11वें दिन उनको एक न्यूज मिलती है, जिससे उनको थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है। उनको ये पता चलता है कि उनके टेंट के ऊपर ही पहाड़ी पर एक गाय को मारा गया है। वहां पर जाकर जब उन्होंने देखा तो एक बूढ़े तेंदुए ने यानी एक बूढ़े लेपर्ड ने एक गाय की जान ले ली थी। उसके पग मार्क्स के निशान को उन्होंने पहले भी कई बार देखे थे। गांव के लोगों ने उनको ये बताया था कि उस तेंदुए ने उनकी बहुत सारी गायों को और बकरियों को मार डाला था। इसलिए उन्होंने उस तेंदुए का यानी उस लेपर्ड का इंतजार करना वहां पे सही समझा। मरी हुई गाय के पास एक गुफा में उनको बैठने के लिए जगह मिल जाती है। गुफा में बैठे हुए उनको ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उनको पहाड़ी के सामने से एक लेपर्ड आते हुए दिखा दिया। उन्होंने अपने राइफल उठाई थी कि घबराई हुई आवाज में गांव की ओर से किसी ने उनको बुलाया। इस घबराई हुई आवाज का एक ही मतलब हो सकता है कि उनको कोई आदमखोर की खबर मिल जाए। इस तरह घबरा कर जो आवाज उनको पुकार रही थी, उसका एक ही कारण हो सकता था। इसलिए वो अपना हैट संभाल कर और उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेपर्ड उनको देखकर काफी घबरा जाता है। पहले तो वो जमीन पर सीधा लेट जाता है
और फिर वो एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ उठता है और तेजी से उधर भाग जाता है जहां से वो आया था। फिर जिम कॉर्बेट पहाड़ी पर अपने हाथों के बल से उस शिखर पर चढ़ जाते हैं और उस आदमी को चिल्लाकर ये बताते हैं कि मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। काफी तेज गति से वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी गांव से पहाड़ पर भागकर आ रहा था। उसकी काफी सांसें चढ़ गई थी। जब उसने अपने सांसें नॉर्मल कर ली, तब उसने उनको ये बताया कि एक औरत पर उस आदमखोर ने हमला कर दिया है और उसको मार डाला है। लगभग वो जगह गांव से आधा मील दूरी पर थी। वो दोनों पहाड़ी से सीधे नीचे उतर कर आ जाते हैं और आकर आंगन में पूरी भीड़ को जमा हुई देखते हैं। एक बार फिर से नैरो गली से आते हुए उनको किसी ने भी नहीं देखा। वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने वहां पर इकट्ठा हुए लोगों के सर के ऊपर से देखा, तब वहां पर उनको एक लड़की दिखी जो जमीन पर बैठी हुई थी। उस यंग लड़की के शरीर के ऊपर के कपड़े भी फटे हुए थे। उसका सर पीछे की ओर गिरा हुआ था और उसने अपने आप को संभालने के लिए अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाए हुए रखे थे। वो बिना किसी आवाज या हरकत के वहां पर बैठी हुई थी, सिवाय वो काफी जोर जोर से सांसें भी ले रही थी। वो लड़की काफी हाफ रही थी। उस लड़की के चेहरे और गर्दन के बीचों बीच से बहता हुआ खून चिपचिपा और काफी गाढ़ा हो गया था, जो वहां पर ढेर सा बन गया था। जैसे ही जिम कॉर्बेट की प्रेजेंस लोगों को पता चली वहां पर, तो लोगों ने उस लड़की तक जाने का उनको रास्ता बना दिया। उन्होंने उसके घावों को देखा। उस समय वहां पर दर्जन भर गांव वाले एक साथ बोल रहे थे। उन लोगों ने कहा कि टाइगर ने इतने लोगों के सामने और उसके पति के सामने खुले मैदान में ही उस पर हमला कर दिया था। लोगों के शोर मचाने पर वो टाइगर काफी अलर्ट हो जाता है और फिर उस लड़की को वहीं पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग जाता है। लड़की को मरा हुआ समझकर उसके साथी उनको खबर देने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। बाद में जब वो लड़की होश में आती है, तब उसको गांव लाया जाता है। गांव वालों ने ये सोच लिया था कि इतने गहरे गांव के कारण वो श्योरली लड़की मर जाएगी। फिर जहां पर उस पर हमला हुआ था वहां पर उसकी बॉडी को जाकर रख दिया जाएगा और जिम कॉर्बेट वहां पर बैठकर उस टाइगर को शूट कर देंगे। जब गांव वाले उनको सब इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उस समय वो लड़की उनको एक टक देखी जा रही थी। वो उनकी हर एक गतिविधि को काफी सीरियसली देख रही थी और वो उनको एक डरे हुए घायल जानवर की तरह दया भरी नजरों से देख रही थी। उस समय उनको काफी पेशेंस रखने की जरूरत थी। उनको काफी दिमाग से शांति से काम लेना था। लड़की को बिना चोट पहुंचाए किसी हवादार जगह पर उसको ले जाना था। ये सब करने में उनको थोड़ी सख्ती से काम लेना पड़ा। वहां से जब तक सब लोग चले नहीं गए, तब तक उन्होंने काफी सख्ती से काम लिया। अब तक उन्होंने लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया था। उसे गर्म रखने के लिए उन्होंने अपनी कमीज, जो थोड़ी सी साफ और सूखी हुई थी, उसको वो पट्टियों में बदलना चाहते थे, यानी उसकी बैंडेज बनाना चाहते थे। वहां पर और एक लड़की थी जो सदमे से पगला गई थी। उसे उन्होंने कैंची लाने के लिए गांव भेज दिया। पानी और पट्टियां वहां पर तैयार रखी हुई थी। तब तक वो लड़की वापस लौट कर आती है। उसको पूरे गांव में एक ही कैंची मिलती है और वो भी किसी दर्जी की थी जो अब मर चुका था। और अब वो कैंची से वो लोग जमीन से आलू निकालने का काम करते थे। वो पूरी तरह से जंग लगी हुई कैंची थी जो 8 इंच लंबी थी, पर वो अभी किसी भी काम की नहीं थी। उन्होंने उसके खून से सने और अकड़े हुए बालों को यूं ही छोड़ दिया क्योंकि वो कैंची पर काफी जंग लगा हुआ था। उस लड़की को जो मेन घाव था वो टाइगर के पंजों के थे, जो उसकी एक आंखों के बीच से शुरू होकर गर्दन के नीचे तक जा रहा था। उसकी खोपड़ी के 2 हिस्से हो गए थे। उसका दूसरा बड़ा घाव जो था, वो पहले घाव के साथ शुरू होकर माथे से होते हुए राइट कान तक जा रहा था।
इन खुले हुए घाव के अलावा उसकी राइट साइड के चेस्ट पर, कंधे पर और गर्दन पर भी खरोंचे के निशान थे। उसके सीधे हाथ के पीछे एक गहरा घाव था, जो शायद उसने अपने सर को बचाने के लिए रखा हुआ था। जिम कॉर्बेट का एक डॉक्टर फ्रेंड था जो उनके साथ पैदल टाइगर की शूटिंग के लिए आया था, और वापस जाते समय उसने उनको एक येलो रंग का लिक्विड गिफ्ट किया था। उस डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस दी थी कि इस बोतल को वो हमेशा अपने साथ रखें। वो बोतल उनकी जैकेट के अंदर की जेब में हमेशा रहती थी। साल भर में उसका थोड़ा लिक्विड उड़ गया था, पर अभी भी उसमें 3/4 लिक्विड बचा हुआ था। लड़की को नहलाकर, बाल धोकर उन्होंने वो सारा लिक्विड लास्ट बूंद तक उसके घावों पर डाल दिया। फिर उसकी खोपड़ी को जोड़कर उन्होंने वो पट्टियां बांध दी। उन्होंने उस लड़की को उठाया और उसके घर पर पहुंचाया। उसका घर एक कमरे का था, जिसमें रसोई और नर्सरी थी, और उनके पीछे पीछे आती हुई एक औरत भी थी। उस घर की सीलिंग से एक कड़ी सी लटकाई गई थी, जिसमें एक टोकरी लटक रही थी, और उसी टोकरी में एक बच्चा था जो भूख से रो रहा था। ये एक ऐसी कंडीशन थी जो उनके समझ से बाहर थी, इसलिए वो घर से, उस रूम से बाहर निकल आते हैं। 10 दिन बाद जब जाते समय जिम कॉर्बेट उस लड़की से लास्ट बार मिलने जाते हैं, तब वो लड़की दरवाजे पर ही बैठी हुई उनको मिल जाती है, और जिसकी गोद में उसका बच्चा सो रहा था। उस लड़की के अब सारे घाव भर गए थे, सिवाय एक जो गर्दन के नीचे था, जहां पर टाइगर के पंजे उसके मांस में काफी गहरे तक घुस गए थे। जब उसने अपने चमकीले काले घने बालों को आधा खोलकर उनको दिखाया, तब उन्होंने ये देखा कि उसकी खोपड़ी तो ऐसे जुड़ गई थी जैसे वो कभी टूटी ही नहीं थी। फिर वो लड़की ने स्माइल देते हुए उनसे कहा कि अच्छा हुआ उस दिन मेरी बहन गलत कैंची लेकर आई, क्योंकि उनके यहाँ पर विधवाओं के ही बाल काटे जाते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर कभी मेरा फ्रेंड डॉक्टर इस इंसिडेंस को पढ़े, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि उसने बहुत सोच समझकर उनको वो पीला यानी येलो लिक्विड दिया हुआ था, जिस वजह से एक यंग माँ को वापस उसकी लाइफ मिल गई थी। जब वो घायल लड़की की देखभाल कर रहे थे, तब उनके साथी वहां पर एक बकरी को पकड़कर लेकर आते हैं, जिसे एज अ बेट यूज करने वाले थे। उस लड़की के खून का जो निशान बना हुआ था, यानी जो ब्लड ट्रेल था, उसके पीछे पीछे जाकर जिम कॉर्बेट वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस लड़की पर हमला हुआ था। बकरी को एक झाड़ी के साथ बांधकर वो उस एरिया में एक ही ओक का पेड़ था जो टेढ़ा मेढ़ा था, जिसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको वहां पर नींद तो आने नहीं वाली थी, क्योंकि उनकी जो जगह थी बैठने की वो जमीन से कुछ ही फीट ऊंचाई पर थी, और टाइगर इस कल से भूखी थी। पर सारी रात ना तो उनको कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया, यानी उनको ना ही टाइगरिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रात को मिली। सुबह जब उन्होंने उस मैदान का ऑब्जर्व किया जहां पर उस लड़की पर हमला हुआ था, जो वो कल शाम को नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने ये देखा कि लड़की पर हमला करने के बाद वो टाइगरिस वैली से आधा मील तक ऊपर गई, जहां पर जानवर नंदोर नदी को पार करते थे। इस पगडंडी पर वो 2 मील तक आगे चलकर जंगल रोड से डलकाना की पहाड़ी पर गई थी। फिर पक्की सड़क पर उस टाइगरिस के कोई भी निशान उनको नहीं मिले। 2 दिन तक वहां के लोग अपने घरों के आसपास ही रहे, सिर्फ वो नेचर कॉल के लिए ही बाहर निकलते थे। फिर तीसरे दिन उनके 4 मैसेंजर ने उनको ये न्यूज दी कि आदमखोर ने लोहाली में एक इंसान का शिकार किया है। वो गांव डलकानिया के साउथ की ओर 5 मील पर था। उन मैसेंजरों ने उनको ये बताया कि जंगल रोड से जाने पर वो रास्ता 10 मील का होता है, और छोटे रास्ते से वो रास्ता केवल 5 मील का ही पड़ता है। वो लोग उनको उसी रास्ते से ले जाने वाले थे। जिम कॉर्बेट अपनी सब तैयारी कर लेते हैं, और फिर दोपहर के बाद वो अपने 4 गाइड के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।